जय हिंद दोस्तों, मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। वापस आ चुके हैं दोस्तों आज की हम अपनी सेकंड क्लास लेकर, जिसमें हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे फिजिकल एजुकेशन मॉक टेस्ट के ऊपर। ठीक है, और इसमें भी हम आपके लिए उसी टेस्ट सीरीज़ को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। 50 क्वेश्चन हमने लगा दिए, आज हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कि जनरली होता क्या है कि आपके जो भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है फिजिकल एजुकेशन का, उसके अंदर लगभग मिनिमम 100 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, है ना। तो उन 100 क्वेश्चन से हमने लगभग 50 क्वेश्चन कल सॉल्व करके देखे कि इस टाइप के आते हैं। अब आगे 50 के आगे किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में पुटअप हो सकते हैं, उन क्वेश्चंस को आज हम यहाँ पर सॉल्व कराने वाले दोस्तों। ठीक है, तो चलिए फटाक से सेशन को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आप जल्दी से सेशन को शेयर करके एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्वेश्चन सीरीज़। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है हार्वर्ड वॉलीबॉल कौशल परीक्षण के परीक्षण आइटम कौन कौन से हैं दोस्तों। ठीक है, विच आर द टेस्ट आइटम्स ऑफ हार्वर्ड वॉलीबॉल स्किल टेस्ट। ठीक है, हार्वर्ड वॉलीबॉल स्किल टेस्ट के अंदर वो कौन कौन से इवेंट आते हैं। यहाँ पर वॉलिंग होता है, ब्लॉकिंग होता है, सर्विंग, पासिंग और सेटअप। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर क्या होगा। जल्दी से क्या होगा करेक्ट आंसर। बिल्कुल, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर दोस्तों। ठीक है, सी। ओके, यहाँ पर आप देखेंगे कोड्स में, तो सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आपका वॉलिंग हो जाएगा इसमें करेक्ट पॉइंट। ठीक है, फिर आपका सर्विंग हो जाएगा। ओके, देन आपका पासिंग भी हो जाएगा और सेटअप हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ब्लॉकिंग नहीं होगा। जो आपका हार्वर्ड वॉलीबॉल स्किल टेस्ट होता है उसमें ब्लॉकिंग को छोड़ के ये चारों ही आपके यहाँ पर इसके कौशल परीक्षण के परीक्षण आइटम्स के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। ठीक है, और हार्वर्ड वाले में आपको एक पॉइंट और हमेशा याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछ लेता है ना। हार्वर्ड का फुल फॉर्म क्या होता है। हार्वर्ड का फुल फॉर्म अमेरिकन अलायंस फॉर हेल्थ, फिजिकल एजुकेशन, रिक्रिएशन एंड डांस, इसका जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों। ठीक है, द अमेरिकन अलायंस फॉर हेल्थ, फिजिकल एजुकेशन, रिक्रिएशन एंड डांस, इसको भी स्पेलिंग्स वगैरह क्लियर करके रखिएगा अपने। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है, साई के वॉलीबॉल टेस्ट परीक्षण के आइटम कौन कौन से हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है, विच आर द टेस्ट आइटम्स ऑफ साई वॉलीबॉल टेस्ट। तो साई के वॉलीबॉल टेस्ट होता है उसमें कौन कौन सा आइटम्स यूज़ होते हैं दोस्तों। मेडिसिन बॉल थ्रो होती है, एक्यूरेसी ऑफ सर्विस होता है, सेटअप या वॉल वॉलिंग। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों। चलिए जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2 का कोड्स में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, सभी के आंसर आने चाहिए, क्या होगा करेक्ट आंसर। बिल्कुल, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ABD ओनली। ठीक है, आपका मेडिसिन बॉल थ्रो, ओके, देन एक्यूरेसी ऑफ सर्विस एंड वॉलिंग। ठीक है, सेटअप आपका इसमें नहीं होगा। सेटअप को छोड़ के आपके ये तीनों ही आपके साई के वॉलीबॉल टेस्ट परीक्षण के आइटम्स के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, कुशल प्रदर्शन के विकास में निम्नलिखित में से कौन से मार्गदर्शक सिद्धांत सही हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग गाइडिंग प्रिंसिपल्स इन द डेवलपमेंट ऑफ स्किल्ड परफॉर्मेंस आर करेक्ट। ठीक है, कुशल प्रदर्शन के विकास में, उसके डेवलपमेंट के लिए इसमें से कौन कौन से मार्गदर्शक के जो प्रिंसिपल्स होंगे, गाइडेंस प्रिंसिपल होंगे या गाइडिंग प्रिंसिपल होंगे, वो करेक्ट होंगे दोस्तों। चलिए ऑप्शंस आपके सामने, ब्रेक डाउन कौशल जिन्हें उनके पूर्ण रूप में महारत हासिल नहीं किया जा सकता है, शुरुआती चरणों में अवरुद्ध अभ्यास का प्रयोग करें जाने का, या फिर प्रथाओं को यथासंभव यथार्थवादी बनाने का दृष्टिकोण हो गया, कभी भी पार्ट लर्निंग लागू ना करने के लिए अपने प्रदर्शन के कमज़ोर पहलुओं को विकसित करने पर विशेष जोर देने के लिए। तो इसमें जो अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले अगर आपको नहीं वाला पकड़ में आ जाता है ना, तो बहुत ईजिली क्लियर हो जाता है। तो इन 5 ऑप्शन में देखने के बाद ना, जो आपका डी वाला है ना, कभी भी पार्ट लर्निंग लागू ना करें। ठीक है, ये आपका पार्ट यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, बाकी चारों के चारों आपके सही होंगे। अब यहाँ पर आप मैच करके देख सकते हो, तो इसका जो करेक्ट आंसर निकलेगा वो होगा ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ABC एंड E ओनली। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें सिर्फ कटेगा आपका नेवर अप्लाई द पार्ट लर्निंग। ओके,
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, मालिश में प्रयुक्त सही मैनिपुलेशन का पता लगाएं। फाइंड द करेक्ट मैनिपुलेशंस इन मसाज। मसाज के अंदर जो मैनिपुलेशंस होती हैं इनमें से आपको सही का पता लगाना है। इसमें से एक या दो गलत भी हो सकते हैं, एक गलत होगा, ठीक है। अब वो एक कौन सा गलत है वो फाइंड आउट हो जाए तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जो गलत वाला है इसमें से क्या होगा? अब प्रेशर मैनिपुलेशन तो होता है दोस्तों, ठीक है। स्टेशनरी मैनिपुलेशन, परक्यूजन मैनिपुलेशन भी होता है, स्ट्रोकिंग मैनिपुलेशन भी होता है, बट ये स्टेशनरी मैनिपुलेशन नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। तो आपका ए, सी और डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो दैट इज़ ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। ए, सी, डी ओनली, ठीक है। यहाँ पर डी वाला आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर आपका स्थिर मैनिपुलेशन नाम की चीज़ नहीं होती है, ठीक है। बाकी आपका दबाव मैनिपुलेशन भी होता है, टक्कर भी होता है और स्ट्रोकिंग मैनिपुलेशन भी होते हैं दोस्तों, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 5, ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को अपने हर फिजिकल एजुकेशन के एग्ज़ाम से मिलेंगे और बहुत से मेरे दोस्त ये बोलेंगे कि सर आप जो बिहार वाला एस्टेट का आता है, नॉर्मल आता है दोस्तों, ये बिहार का जितना भी पेपर होगा ना, आपका एस्टेट का होगा चाहे बीपीएससी का होगा, ठीक है, ये प्रॉपरली आपका सीबीएसई बेस्ड होगा। आप सीबीएसई बोर्ड की कोई भी किताब उठा करके देख लेना, इस न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग ही अब सारे क्वेश्चंस आपके पुटअप हो रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब उन छोटे बच्चों से ऐसे क्वेश्चंस पुटअप हो रहे हैं जो 10th 11th क्लास में पढ़ रहे हैं और आप उनको पढ़ाने जा रहे हो, तो आपसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपको नॉर्मल क्वेश्चंस पुटअप होंगे अब, ठीक है। कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और मिल रहे हैं, ठीक है, जितने भी एग्ज़ाम आ रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, ठीक है। 5th, ओके, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, 5वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा शीर्ष स्तरीय प्रबंधन के कार्य है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए वो उनके कौन कौन से कार्य हो सकते हैं? एक शीर्ष स्तरीय प्रबंधन की इन 5 में से क्या क्या कार्य होंगे दोस्तों? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या होगा सही आंसर। फिफ्थ, अब देखते हैं पहला ऑप्शन क्या कह रहा है। रोज़मर्रा की गतिविधियों को चलाने के लिए सभी वित्त की व्यवस्था करें। बिल्कुल, एक टॉप लेवल मैनेजमेंट को रोज़मर्रा की गतिविधियां जो भी उस मैनेजमेंट के दौरान होगी उसकी व्यवस्था उसको करनी चाहिए, उसकी सभी जितनी भी पैसे वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी करना चाहिए, तो सही होगा, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? फिर ये कह रहा है आपसे, नीतियों के अनुसार संगठन की योजनाओं के को क्रियान्वित करना। क्या कह रहा है? नीतियों के अनुसार संगठन की योजनाओं को क्रियान्वित करना। फिर क्या कह रहा है? प्रदर्शन की समीक्षा करना और सभी गतिविधियों को नियंत्रित करना। ये तो सही है, जो भी प्रदर्शन होगा उसकी समीक्षा करना और गतिविधियों को नियंत्रित करना, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। फिर क्या कह रहा है? रणनीतिक योजना और नीतियां तैयार करना, ये एक टॉप लेवल मैनेजमेंट। फिर उपयुक्त ऑपरेटिव और पर्यवेक्षी कर्मचारी की भर्ती और चयन करना, तो ये तो सही होगा, सेकंड वाला तो सही है भाई। रणनीति योजना और नीतियों को तैयार करना एक टॉप लेवल मैनेजमेंट को होता है। उपयुक्त ऑपरेटिव पर्यवेक्षी कर्मचारी के चयन भर्ती करना, ये गड़बड़ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना दोस्तों, यही होगा आपका ए, सी और डी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ए, सी और डी, ठीक है। आपका बी वाला यहाँ पर रॉन्ग होगा और ई वाला यहाँ पर रॉन्ग होगा, ठीक है। तो ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो आपका बी सही होगा, ए, सी और डी ओनली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। कौन से कारक विश्वसनीयता को प्रभावित करते हैं? विच फैक्टर्स अफेक्ट रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी को अफेक्ट करने वाले इन 5 में से वो कौन कौन से कारक हैं दोस्तों? परिवर्तनशीलता है, नमूने का आकार है, नमूने की प्रतिनिधित्वशीलता है, या वस्तुनिष्ठता या विषय परकता, वेरिएबिलिटी, साइज ऑफ सैंपल, रिप्रेजेंटेटिवनेस ऑफ सैंपल, ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी। तो वो कौन से कारक हैं जो विश्वसनीयता को प्रभावित करते हैं दोस्तों? तो परिवर्तनशीलता, वेरिएबिलिटी तो बिल्कुल रिलायबिलिटी को प्रभावित करती ही करती है,
ठीक है। फिर साइज ऑफ सैंपल, ये भी प्रभावित करेगा, आपका नमूने का आकार भी आपका वेरिएबिलिटी को प्रभावित कर सकता है। एंड देन रिप्रेजेंटेटिवनेस ऑफ सैंपल, नमूने की प्रतिनिधित्वशीलता भी प्रभावित करेगी। ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी, इससे आपका रिलायबिलिटी का कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ए, बी और सी, इसका ऑप्शन ए कोड के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। परिवर्तनशीलता ए, बी एंड सी, नमूने का आकार और नमूने की प्रतिनिधित्वशीलता। ठीक है। ये कारक क्या करते हैं, आपकी रिलायबिलिटी को प्रभावित करने का काम करते हैं। ठीक है, उनको अफेक्ट करने का काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन परिवर्तनकारी नेतृत्व के घटक हैं, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं इसमें दोस्तों? आदर्श प्रभाव, प्रेरक प्रेरणा, बौद्धिक उत्तेजना, व्यक्तिगत विचार या आंतरिक स्थिति। तो क्वेश्चन नंबर 7 के ऑप्शंस आपके सामने हैं दोस्तों। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो 7th का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? अब देखो, आदर्श प्रभाव बिल्कुल एक परिवर्तनकारी नेतृत्व का घटक है। प्रेरक प्रेरणा भी बिल्कुल होना चाहिए, इंस्पिरेशनल मोटिवेशन तो होना ही चाहिए। बौद्धिक उत्तेजना, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन भी होना चाहिए। व्यक्तिगत विचार भी आपके हो सकते हैं इसमें। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप में व्यक्तिगत विचार। आंतरिक स्थिति, आंतरिक स्थिति का यहाँ कोई काम नहीं है, तो ये वाला पॉइंट नहीं होगा। बाकी आपका ए, बी, सी और डी। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। एक सेकेंड, ऑप्शन ए नहीं, ए, बी, सी और डी है ना, तो ए, बी, सी और डी, सॉरी, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ए, बी, सी एंड डी। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर कोड्स के अकॉर्डिंग आपका सही होगा, है ना। ए, बी, सी और डी, ये चारों ऑप्शन आपके सही हो गए आंतरिक स्थिति को छोड़ करके। ठीक है, एक परिवर्तनकारी नेतृत्व के जो घटक होते हैं वो आपके आदर्श प्रभाव हो गए, प्रेरक प्रेरणा हो गई, बौद्धिक उत्तेजना और व्यक्तिगत विचार। अगला क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है, पाठ्यचर्या रूपरेखा किस प्रकार के मूल्यांकन की वकालत करती है, यानी कि करिकुलम फ्रेमवर्क एडवोकेट्स विच फॉर्म्स ऑफ असेसमेंट। जो आपका करिकुलर फ्रेमवर्क होता है ना, उसकी जो रूपरेखा होगी या फ्रेमवर्क होगा, किस प्रकार के मूल्यांकन की वकालत करती है या उसको आगे रखने का काम करती है? छात्र प्रदर्शन, शिक्षक आत्म मूल्यांकन, पाठ्यचर्या में सुधार, योगात्मक मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन आपके सामने है, स्टूडेंट परफॉर्मेंस, टीचर सेल्फ असेसमेंट, करिकुलम इम्प्रूवमेंट और समेटिव असेसमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखो, स्टूडेंट परफॉर्मेंस। बिल्कुल स्टूडेंट परफॉर्मेंस को तो आगे रखेगी ना। पाठचर्या जो रूपरेखा का मूल्यांकन किस पे होगा भाई? तो स्टूडेंट के बिहाफ पे ही होगा। टीचर का सेल्फ असेसमेंट भी होगा इसमें, करिकुलम में इम्प्रूवमेंट भी इसमें इंक्लूड होना चाहिए, है ना, बिल्कुल। और समेटिव असेसमेंट, योगात्मक मूल्यांकन से कोई मतलब नहीं होगा इसमें, इसको हटा दो। तो आपको ऑप्शन ए, बी और सी, ये तीनों यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे, जिसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर कोड में ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन नंबर 9। अब आपके पेपर में दोस्तों ऐसे मैच ऑफ द फॉलोइंग के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। पहले तो एक ही आता था घूम फिर करके, ठीक है, पहले मनाते भी थे कि मैच ऑफ द फॉलोइंग आ जाए तो हम कर लेंगे क्योंकि ईजी आते थे, है ना। अब 2 से 3-4 मैच ऑफ द फॉलोइंग आपके पेपर में टपका दिए जाते हैं, जो कि काफ़ी फंसाने वाले होते हैं। ठीक है, चलिए 9वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पर कुछ फिलोसफीज़ के नाम दिए हैं और उसके एक्सपोनेंट दिए हैं उसके सामने। ठीक है, अब हमें बताना है कि वो किसके किसके साथ मैच करता है। ठीक है, जैसे पहला है आपका प्रैग्मेटिज्म, व्यवहारिकता, नेचुरलिज्म, प्रकृतिवाद, आइडियलिज्म, आदर्शवाद और रियलिज्म, यथार्थवाद। ठीक है, तो 9th क्वेश्चन ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से बताएंगे। चलिए मैच करते हैं इसको। अब बात करें अगर हम प्रैग्मेटिज्म की, ठीक है, प्रैग्मेटिज्म यानी कि व्यवहारिकता या व्यवहारिकतावाद भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, व्यवहारिकतावाद या प्रैग्मेटिज्म। तो इसका जो करेक्ट मैच होगा दोस्तों वो होगा आपका CB पियर्स। ठीक है, प्रैग्मेटिज्म का जो करेक्ट मैच होगा CB पियर्स के थ्रू होगा। ओके, नेचुरलिज्म का जो मैच होगा वो आपका होगा सैमुअल बटलर। ठीक है, आइडियलिज्म यानी कि आदर्शवाद का जो मैच होगा वो आपका शोपेनहावर।
ठीक है। और रियलिज्म का जो होगा वो आपका बच गया क्या, मलकास्टर या मुलकास्टर, है ना। ये आपका सही मैच हो जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन यहाँ पर सी वाला करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन सी ध्यान रखिएगा। 3, 1, 4 एंड सेकेंड, ठीक है। 3, 1, 4 एंड सेकेंड, ठीक है। इस तरीके से आपका ये करेक्टली मैच्ड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड, ठीक है। सेम वही चीज़, यहाँ पर आपके मसल से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। हमारे मसल्स में बैंड्स होते हैं कुछ, तो उससे रिलेटेड हमको मैच करना है ठीक है। अब जिसने डीपली पढ़ा वो इजीली इसको आराम से मैच कर पाएगा। चलिए कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आई बैंड, जेड लाइन, एम बैंड और ए बैंड, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपके यहाँ पर दूसरी तरफ दिया है बाइसेक्ट आई बैंड, प्रोटीन स्ट्रक्चर्स, डार्कर जोन या लाइटर जोन। मसल्स के अंदर की ही ये स्ट्रक्चरल संरचनाएं होती हैं जिसके बारे में दे रखा है, कोड्स आपके सामने दे रखे हैं यहाँ पर। तो आई बैंड का जो संबंध होगा वो इन चारों में से किससे होगा? आई बैंड का जो संबंध होगा दोस्तों वो आपका होगा लाइटर जोन से, ठीक है। फिर जेड लाइन की अगर हम बात करें तो वो आपका बाइसेक्ट आई बैंड के अंदर आता है, ठीक है। बाइसेक्ट आई बैंड में जेड लाइन होती है, ठीक है। एम बैंड की बात करें तो ये आपका प्रोटीन स्ट्रक्चर्स में आता है, ठीक है। फिर ए बैंड की अगर बात करें डार्कर जोन के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का, दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन ए वाला कोड के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन नंबर 11, अगेन मैच ऑफ द फॉलोइंग। कुछ क्वेश्चंस आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग से ज़्यादा दिखेंगे यहाँ पर, बट जाहिर सी बात है मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमारे सामने ऐसे क्वेश्चंस आने चाहिए, ठीक है। तो 11वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है सेम फर्स्ट लिस्ट को सेकंड लिस्ट से मैच करना है, ठीक है। इजी हिंदी इंग्लिश है इसलिए इसकी हिंदी नहीं दिया है, ठीक है। पहली लिस्ट में आपका मसल दे रखा है, दूसरी में उसके एक्शंस दे रखे हैं। अब कौन सी मसल्स का कौन सा एक्शन होता है वो हमें, एक्शन मीन्स जो उसकी क्रिया हो गई, ठीक है, वो हमें इस पर मैच करनी है। ट्रेपीजियस दिया है आपका, सब स्कैपुलरिस दिया है, टेरस माइनर मसल दी है और ब्रैकियो रेडियलिस मसल दे रखी है, ठीक है। अब इनके हम ये एक्शंस को मैच करना है। तो ट्रेपीजियस का करेक्ट क्या होगा यहाँ पर दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 11, ट्रेपीजियस का करेक्ट, फ्लेक्सस फोरआर्म नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसका जो होगा दोस्तों ये होगा रोटेट्स आर्म मीडियली, ठीक है। ट्रेपीजियस जो मसल्स होती है वो आपकी रोटेट्स आर्म मीडियली, ठीक है, आर्म को मीडियली रोटेट करने में हेल्प करती है, ठीक है। फिर सब स्कैपुलरिस की अगर हम बात करें तो इस, एक सेकेंड, ट्रेपीजियस, क्योंकि ट्रेपीजियस तो आपके पीछे शोल्डर के पास होती है ना, बैक साइड पे, तो इसका एलिवेट्स एंड स्कैपुला स्टेबलाइज होगा दोस्तों, सॉरी, ठीक है। स्कैपुला आपके पीछे होता है शोल्डर के पास, ठीक है, ओके। फिर सब स्कैपुलरिस की बात करें तो ये आपके आर्म को मिडली रोटेट करती है, ठीक है। टेरिस माइनर की बात करें तो ये आपका रोटेट्स आर्म लैटरली, आपके जो बाजू होती हैं उनको लैटरली रोटेट करने में हेल्प करती है या उसकी एक्शन उस साइड पे होती है। ब्रैकियो रेडियलिस की बात करें तो ये आपका फ्लेक्सस फोर आर्म, ठीक है, फोर आर्म में जो फ्लेक्जन वाली मूवमेंट होती है उसको करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है मैच ऑफ द फॉलोइंग है, ठीक है। बिहेवियर मैनेजमेंट टेक्निक्स एंड टीचिंग, ठीक है। मैनेजमेंट की बिहेवियर टेक्निक्स और टीचिंग, बिहेवियर मैनेजमेंट टेक्निक्स इन टीचिंग, टीचिंग के अंदर बिहेवियर मैनेज की जो टेक्निक्स होती हैं मैनेजमेंट की वो दे रखी हैं आपके सामने और उसके डिस्क्रिप्शंस दे रखे हैं कि वो क्या क्या कैसे होते हैं, ठीक है। जैसे पहला आपका दिया पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, सकारात्मक सुदृढ़ीकरण, मॉडलिंग, फिर एक्सटिंक्शन विलुप्ति और प्रॉम्प्टिंग यानी संकेत देना, ठीक है। यहाँ पर उसके ऑप्शंस दे रखे हैं आपके सामने। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का पहला आपका है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। तो जल्दी से बताएंगे पहले क्वेश्चन नंबर 12 का क्या होगा करेक्ट आंसर। आराम से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, बताते चलिए ए का कौन सा मैच होगा दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 का ए का पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में क्या सही होना चाहिए इन चारों में से।
तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में से क्या सही होगा, क्या सही होगा, जल्दी से बताएं। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का जो करेक्ट होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन 1 वाला से यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, वांछित व्यवहार के प्रदर्शन के बाद परिणाम की प्रतिक्रिया आपकी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कहलाती है। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट आपका बी वाला मॉडलिंग। अब मॉडलिंग में इन तीनों में से क्या होना चाहिए, जल्दी से बताएंगे। मॉडलिंग में कौन सा मैच सही होगा, मॉडलिंग में आपका सही होगा दोस्तों थर्ड वाला। ठीक है, छात्र को वांछित पैटर्न की एक दृश्य अवधारणा प्रदान करने के लिए कौशल घटकों का अनुकरण करना। ठीक है, जहाँ पर आपका विजुअल कॉन्सेप्ट यूज़ होता है तो वही तो मॉडलिंग मॉडल्स वगैरह बनाने में काम आएंगे, है ना। फिर एक्सटिंक्शन यानी विलुप्ति, इसमें कौन सा करेक्ट होगा, इन दो दो जो बचे हैं, दूसरा या चौथा, कौन सा करेक्ट होगा। तो इसका जो करेक्ट होगा दोस्तों दैट इज़ फोर्थ। ठीक है, सुदृढ़ीकरण को रोकने की प्रक्रिया के प्रदर्शन के बाद निश्चित व्यवहार की बात होती है। फिर प्रॉम्प्टिंग आपका इकलौता बच गया सेकंड वाला, किसी छात्र को कौशल प्रदर्शन में मदद करने के लिए अतिरिक्त संकेत या उत्तेजना प्रदान करना। यहाँ ऑप्शन में संकेत दे ही रखा था, यहाँ पर भी संकेत या उत्तेजना प्रदान करना। क्लियर, इस तरीके से आप मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहा है, 13वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है अगेन मैच ऑफ द फॉलोइंग, फर्स्ट लिस्ट को सेकंड से मैच करना है। एडवर्स इवेंट यहाँ पर दे रखे हैं और साथ में उसकी वैक्सीन्स दे रखी हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे आपका पहला दिया है ब्रैकियल न्यूरेटिस है, फिर ऑस्टियोमेलाइटिस है, ऑर्थ्रोल्जिया है और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ठीक है, अब इनमें आपको बताना है कि जैसे रूबेला है कि एमएमआर, टेटनस और बीसीजी। ठीक है, इनको आपको मैच करना है इस तरीके से। पहले ये होता था क्वेश्चन आपसे पुटअप होते थे बीसीजी का टीका किस में लगाया जाता है, बट वो वन लाइनर क्वेश्चन अब नहीं आएंगे। वो आपको जितने भी वन लाइनर वाले क्वेश्चंस पहले बनते थे वो सारे के सारे या तो आपके कूट में डाल दिए जाएंगे, मैच ऑफ द फॉलोइंग में डाल दिए जाएंगे। ठीक है, इस टाइप में क्वेश्चन सब आपके बनने स्टार्ट हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों यहाँ पर। चलिए पहला आता है आपका ए वाला, देखते हैं ब्रैकियल न्यूरेटिस। तो ब्रैकियल न्यूरेटिस की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये आपका टिटनेस से संबंधित होती है। ठीक है, टिटनेस, ब्रैकियल न्यूरेटिस जो होगी टिटनेस से संबंधित होगी। फिर ऑस्टियोमाइलाइटिस बोन से रिलेटेड है कहीं ना कहीं ये बीमारी जो है। तो इसका जो करेक्ट होगा वो क्या होगा, इसका जो होगा वो आपका बीसीजी, ऑस्टियोमाइलेटिस। तो इसका जो होगा वो बीसीजी से। ठीक है, फिर ऑर्थ्रोल्जिया का जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज़ 1 रूबेला, और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जो होगा वो आपका एमएमआर। ठीक है, ये आपका करेक्ट मैच हो जाएगा। तो तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा। ओके, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कह रहा है सेम मैच द फॉलोइंग। अभी आगे वैसे क्वेश्चन भी नॉर्मली असर्शन वाले क्वेश्चन पे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, कूट वाले भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए पहला को क्या कह रहा है, पावर ट्रेनिंग यहाँ पर दे रखी है और साथ में स्पोर्ट्स स्पेसिफिक एप्लीकेशंस दे रखी हैं उसके साथ। ठीक है, तो यहाँ पर थ्रोइंग पावर दे रखा है, टेक पावर है, थ्रोइंग पावर, टेक पावर, स्टार्टिंग पावर और डिक्लेरेशन पावर। ये 4 प्रकार की पावर्स दे रखी हैं। उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर स्पेसिफिक स्पोर्ट्स जो होते हैं उसमें इनके साथ मैच करना है, कौन सी पावर किस स्पोर्ट्स के अंदर यूज़ होती है। ठीक है, चलिए पहला थ्रोइंग पावर में क्या मैच होना चाहिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में से, जल्दी से बताएंगे। थ्रोइंग पावर में क्या मैच होगा, तो थ्रोइंग पावर में आपका मैच होगा दोस्तों दैट इज़ पिचर इन बेसबॉल। ठीक है ना, आपने बेसबॉल के अंदर जो पिचर होता है जो बॉल को फेंकता है ना, कितना कस के शोल्डर का जोर लगा कर फेंकता है, तो वहाँ पर थ्रोइंग पावर यूज़ होती है। टेक पावर की बात करें तो टेक पावर आपका कहाँ पर यूज़ होगा, टेक पावर आपका यूज़ होगा डाइविंग के अंदर। ठीक है, स्टार्टिंग पावर की बात करें तो स्टार्टिंग पावर आपका कहाँ यूज़ होगा, बॉक्सिंग के अंदर। और डिक्लेरेशन पावर की बात करें तो वो आइस हॉकी के अंदर यूज़ होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा, तीसरा, फिर चौथा और पहला। ठीक है,
दूसरा, तीसरा, चौथा और पहला, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर इस मैच ऑफ द फॉलोइंग का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कह रहा है मैच लिस्ट फर्स्ट का सेकंड से, तो यहाँ दे रखा है वुमेन रेसलर इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। 2022 की जो वुमेन रेसलर थी कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर इंडिया की, उनके नाम दे रखे हैं यहाँ पर। ठीक है, अंशु मलिक, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और दिव्या काकरन। ठीक है, और उनकी वेट कैटेगरीज दे रखी हैं। अब आपको बताना है कौन 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में इन वुमेन रेसलर्स ने किन किन वेट कैटेगरी में फाइट लड़ी थी दोस्तों। ठीक है, चलिए पहले देखते हैं अंशु मलिक। तो अंशु मलिक का बताएंगे दोस्तों जल्दी से आप लोग, अंशु मलिक किस वेट कैटेगरी से रिलेट करती हैं अंशु मलिक। तो अंशु मलिक का जो वेट था 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में दोस्तों, वो था 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल। ठीक है, नेक्स्ट आपका दूसरा कह रहा है साक्षी मलिक। साक्षी मलिक का ध्यान क्या होगा, साक्षी मलिक किस वेट कैटेगरी में लड़ी थी। तो साक्षी मलिक आपकी लड़ी थी दोस्तों किस वेट कैटेगरी में, 62 किलोग्राम फ्री स्टाइल वेट कैटेगरी में। ठीक है, वही विनेश फोगाट की बात करें तो वो 53 किलोग्राम फ्री स्टाइल में, और दिव्या काकरन जो थी वो 68 किलोग्राम फ्री स्टाइल में। ठीक है, 3, 1, 4 और सेकेंड। ओके, तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात करें, निम्नलिखित शुभंकरों को ओलंपिक खेलों में इनके प्रयोग के क्रम में आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग मस्कट्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर यूज इन ओलंपिक गेम्स। बढ़ते हुए क्रम में हमें, ठीक है, इनके ऑर्डर्स को रखना है, जैसे सैम, विनीशियस, है ना, और फेवोस एंड एथेना और इजी। ये आपके क्या बोलते हैं मस्कट्स के नेम हैं। अब इनको सीक्वेंस में पहले सबसे जो कम साल में हुआ होगा वो फिर आपको बढ़ते हुए क्रम में डालना है। अब इनके जब आपको डेट्स याद होंगी भैया, किस डेट में किस ओलंपिक में जब हुआ तो उसका कौन सा मस्कट था, तभी आप इसको अरेंज कर पाएंगे। तो बात करते हैं पहले नंबर पे कौन आएगा इन चारों में से, सबसे बाद में पहले कौन हुआ होगा इन चारों में से। तो क्वेश्चन नंबर 16 जल्दी से बताएंगे। तो पहले नंबर पे आपका था सैम दोस्तों। ठीक है, सैम जो था मस्कट, ये आपका 1984 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में था। ठीक है, 1984 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में इसका यूज़ किया था। फिर 1984 के बाद फिर एक 1996 में, ठीक है, जिसका नाम है इजी। ठीक है, 1996 में ये हुआ था जो ओलंपिक, कहाँ का, अटलांटा ओलंपिक हुआ था 1996 में, उसमें आपका इजी मस्कट था। ठीक है, फिर हम बात करें फेवोस एंड एथीना की। तो फेवोस और एथीना ये आपका 2004 में हुआ था, इसका 2004 में ये आपका मस्कट रखा गया था। ठीक है, एथेंस ओलंपिक, एथेंस में हुआ था ना 2004 में, उसमें रखा गया था। फिर विनीशियस की बात करें तो ये काफ़ी फेमस था 2016 के आपके जो रियो डी जेनेरियो में आपके ओलंपिक हुए। तो अभी इसका सीक्वेंस आप देख लो, सबसे पहले जो हुआ था वो 1984 में सैम हुआ था, नंबर 1 पे सैम आ गया, 1996 पे 2 पे इजी आ गया, 3 पे फेवोस और एंटीना, 4 पे विनीशियस आ गया। तो ए डी सी और बी, ए डी सी बी दैट इज़ ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कह रहा है स्वास्थ्य के स्पेक्ट्रम के अनुक्रमिक क्रम को व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, अरेंज द सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ। हेल्थ के स्पेक्ट्रम का सिक्वेंशियल ऑर्डर आपको सेट करना है। यहाँ पर बेटर हेल्थ है, माइल्ड सिकनेस है, डेथ है, फ्रीडम फ्रॉम सिकनेस है और पॉजिटिव हेल्थ है। इनको अरेंज करना है, कौन पहले आएगा और कौन लास्ट में आएगा दोस्तों। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अभी डेथ, अभी हमारी तो हेल्थ फैक्टर की बात करी, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप इसको पकड़ लो, डेथ वाला ऑप्शन, कि भाई ये सबसे लास्ट में होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर लास्ट की बात करें, आप कोर्ट्स में देखोगे तो ए बी सी वाले ऑप्शन में लास्ट में दे रखा है, तो भैया ये तो नहीं होगा। डी वाला ऑप्शन तो एकदम से खारिज हो गया। अब बचे हमारे पास 3। ठीक है, अब स्टार्टिंग का आप देख लो, आखिरी वाला मिल गया आपको। अब पहला वाला आप देख लो कि भैया सबसे स्पेक्ट्रम जो होगा हेल्थ का वो सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन सा होना चाहिए, है ना। तो जो सबसे फर्स्ट नंबर पे होना चाहिए
अब देख लो इसमें से बेहतर स्वास्थ्य, हल्की बीमारी, ठीक है, फिर बीमारी से मुक्ति, सकारात्मक स्वास्थ्य। बिल्कुल आपका जो फर्स्ट होना चाहिए वो आपका सकारात्मक स्वास्थ्य होना चाहिए। पहले आप पॉजिटिव हेल्थ के बारे में सोचोगे तभी तो आएगा। तो नंबर 1 पे आपका सकारात्मक स्वास्थ्य हो जाएगा। तो नंबर 1 पे आपका ई वाला हो गया। तो आप देख लो जिसमें ई पहले हो और सी बाद में हो तो वही आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो बी और सी वाले में ई और सी बाद में है तो ए वाला भी खारिज हो गया आपका क्लियर तरीके से। अब बच गए आपके पास 2। अब सेकंड नंबर पे आपने पॉजिटिव हेल्थ के बारे में सोच लिया, देन इसके बाद क्या होगा, पॉजिटिव हेल्थ के बाद क्या होगा, आपकी हेल्थ पॉजिटिव है, अच्छी है, ये तो पहले नंबर पे हो गया, ठीक है। अब डेथ लास्ट में, तो जाहिर सी बात है बीमार हो रहा है ना, तो दूसरे नंबर पे कौन सा पॉइंट आना चाहिए, तो दूसरे नंबर पे क्या आएगा, हल्की बीमारी आएगी भाई। पहले बेहतर क्या था, हल्की बीमारी आएगी, सॉरी हल्की बीमारी नहीं, बेहतर स्वास्थ्य आएगा। आपने पॉजिटिव हेल्थ है, फिर बेहतर स्वास्थ्य आएगा, आपका अच्छा स्वास्थ्य होगा, ठीक है, दूसरे नंबर पर। फिर इसके बाद आपकी क्या होगा, बीमारी से मुक्ति, हल्की बीमारी, 1 मिनट कंफ्यूज कर दियो। पहले नंबर पे पहले नंबर पे आपका सकारात्मक स्वास्थ्य हो गया, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपका बेहतर स्वास्थ्य होना चाहिए, बेटर हेल्थ होनी चाहिए, ये भी ठीक है। सेकंड नंबर पे भी सही आएगा। तीसरे नंबर पे आपका बीमारी से मुक्ति, ये होना चाहिए, ठीक है। बीमारी से मुक्त हो गए हैं, मुक्त हैं आप, फ्रीडम फ्रॉम सिकनेस, बीमारी से मुक्ति भाई, बेहतर स्वास्थ्य है तो। लेकिन फिर इसके बाद चौथे नंबर पे आपको हल्की बीमारी होती है, ठीक है, हाँ, और फिर आता है मृत्यु, ये आपका करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। यही फॉर्मेशन इसका सही होगा जो इन 2 कोड्स बचे उसके अकॉर्डिंग। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर बी वाला भी कट जाएगा, बचेगा ऑप्शन सी यहाँ पर, EADBC, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। ई पहले हमने ई लगाया है, फिर ए लगाया है दूसरे पे, ठीक है, फिर तीसरे पे हमने क्या लगाया है, डी लगाया, सही है, चौथे पे हमने बी लगाया, सही है, पांचवे पे मृत्यु लगाई, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका दोस्तों, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कह रहा है निम्नलिखित कौशल परीक्षणों को क्रमानुसार व्यवस्थित करें। अब यहाँ पर आपको कौशल प्रशिक्षण दे रखे हैं, उनको क्रम अनुसार हमें सेट करना है। सिक्वेंटली अरेंज द फॉलोइंग स्किल टेस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर इन द ईयर विच दीज वर कंस्ट्रक्टेड, ठीक है। तो इनके ईयर के अकॉर्डिंग हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना, जो पहले हुआ होगा उसको पहले रखना है, फिर उसके बाद जो होगा उसको रखना है, ऐसे करके हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, बढ़ते हुए क्रम में सेट करना है। चलिए, तो यहाँ पर आपका एंटिम बास्केटबॉल कौशल परीक्षण दे रखा है, फिर मॉर क्रिश्चियन जनरल सॉकर क्षमता कौशल बैटरी परीक्षण दे रखा है, चैपमैन बॉल कंट्रोल टेस्ट है, हेलमैन वॉलीबॉल टेस्ट है, और GSC बैडमिंटन क्लियर टेस्ट है। इनको मैं क्लियर तरीके से रखना। तो सबसे पहले अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो नंबर 1 पे आपका आएगा दोस्तों सबसे ये वाला हेलमैन वॉलीबॉल टेस्ट फर्स्ट पे आएगा, ठीक है, हेलमैन वॉलीबॉल टेस्ट। फिर दूसरे नंबर पे आपका आएगा एंट्रीम बास्केटबॉल टेस्ट। तीसरे नंबर पे आपका आ जाएगा दोस्तों बी वाला, ठीक है, मॉर क्रिश्चियन जनरल। और चौथे नंबर पे आपका आ जाएगा दोस्तों चैपमैन बॉल कंट्रोल टेस्ट। पांचवें नंबर पे आपका आ जाएगा दोस्तों कौन सा, एक ही तो बचा, GSC बैडमिंटन टेस्ट, ठीक है। तो इसके सराउंडिंग आपका जो ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज ऑप्शन बी, DABCE, ठीक है। यहाँ पर बी वाला यहाँ पर आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, प्रशिक्षण कारक पिरामिड के अनुसार प्रशिक्षण की विभिन्न पहलुओं का सही क्रम ज्ञात कीजिए। फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रेनिंग अकॉर्डिंग टू द ट्रेनिंग फैक्टर। फिजिकल ट्रेनिंग, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग, टेक्निकल ट्रेनिंग और टैक्टिकल ट्रेनिंग, इसको सही क्रम में करना है कि पहले कौन सी ट्रेनिंग दी जाती है, फिर कौन सी, फिर तीसरे नंबर पे कौन सी, और चौथे नंबर पे कौन सी ट्रेनिंग दी जाती है। तो चलिए जल्दी से बताएंगे पहले नंबर पे कौन सी ट्रेनिंग आएगी इसमें 19वें में। नंबर 1 पे कौन सा आएगा, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे नंबर 1 पे कौन सी ट्रेनिंग आएगी दोस्तों। तो नंबर 1 पे आपकी ट्रेनिंग आएगी, वो आएगी कौन सी, बिल्कुल सही, पहले नंबर पे आपकी आएगी फिजिकल ट्रेनिंग दोस्तों, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे कौन सी आएगी, सेकंड नंबर पे आपकी आएगी दोस्तों कौन सी,
टेक्निकल ट्रेनिंग दूसरे नंबर पे, ठीक है। तीसरे नंबर पे आपकी जो आएगी वो आपकी आएगी टैक्टिकल ट्रेनिंग, और चौथे नंबर पे आपकी आएगी सबसे आखिरी में साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग, ठीक है। तो इसका हो गया आपका कौन सा, ACDB, ACDB, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ACDB, ठीक है। पहले आपका फिजिकल ट्रेनिंग होगी, फिर टेक्निकल ट्रेनिंग होगी, फिर टैक्टिकल ट्रेनिंग होगी, देन फिर साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 आपसे क्या कह रहा है, ऑक्सीजन परिवहन प्रणाली का सही क्रम ज्ञात कीजिए, ठीक है। हीमोग्लोबिन, एकाग्रता, एरोबिक चयापचय, फिर परिधीय रक्त प्रवाह, फुफ्फुसी, वेंटिलेशन, रक्त की मात्रा और कार्डियक आउटपुट। फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का करेक्ट सीक्वेंस हमें पता करना है कि पहले जब ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है उसमें सबसे पहले कौन सी होती है, फिर दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, ऐसे करके हमको इसको पता करना है। तो चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर 1 पे कौन सा होगा इसमें, 20वें क्वेश्चन में पहले नंबर पे कौन सा होगा, तो पहले नंबर पे आपका आएगा दोस्तों ब्लड वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट, ठीक है। जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर नंबर 1 पे आएगा ब्लड वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट होगा परिवहन प्रणाली के अंतर्गत, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो आपका आएगा वो क्या होगा, दूसरे नंबर पे आपका आएगा हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, सेकंड नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। तीसरे नंबर पे आपका एक सेकंड ब्लड वॉल्यूम कार्डियक आउटपुट कैसे आ जाएगा पहले नंबर पे, पहले नंबर पे तो आपका दोस्तों ये आएगा ना पल्मोनरी वेंटिलेशन, सॉरी गलत बताने के लिए। दूसरे नंबर पे आपका हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन आएगा, ठीक है। पहले तो पल्मोनरी वेंटिलेशन ही होगा, फुफ्फुसी वेंटिलेशन होगा जब भी आपका ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंतर्गत होता है, फेफड़ों से तो संबंधित होता है हमारा। तो नंबर 1 तो फुफ्फुसी मतलब पल्मोनरी मतलब हमारे फेफड़े, लंग्स, ठीक है। तीसरे नंबर पे आपका आ जाएगा दोस्तों, अब आएगा ब्लड वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट, और चौथे नंबर पे आपका आ जाएगा दोस्तों पेरीफेरल फ्लो हो जाएगा, और 5वें नंबर पर आपका बच गया एरोबिक मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका हो गया BAECB, सॉरी पहले नंबर पे हो गया आपका B, फिर हो गया आपका A, तो BAE और C, अच्छा पहले नंबर पे D हो गया ना, तो D फिर A देन E देन आपका हो गया C और B, तो DAECB, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, DAECB ऑप्शन सी 20 का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सही है ये, ठीक है। नेक्स्ट पे चले, क्वेश्चन नंबर 21, 21वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है मानव कंकाल की हड्डियों को पैर से सिर तक क्रमानुसार व्यवस्थित करें। यहाँ पर बोन्स दे रखी हैं दोस्तों, 5 बोन्स हैं आपके सामने, उनके नाम दे रखे हैं, उनको हमें नीचे अपने पैर से लेके खोपड़ी तक में सेट करना है कि पहले पैर में कौन सी आएगी, पैर वाले भाग में, फिर उसके ऊपर बढ़ते हुए हमें सेट करना है, ठीक है। तो ऑप्शंस में आपको दिया ओएस कैल्सिस दिया है, हॉइड बोन दिया है, ज़ेफॉइड बोन दे रखी है, सर्वाइकल वर्टेब्री और स्फेनॉइड दे रखी है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में सबसे पैर में इन 5 में से निचले पार्ट में सबसे लोअर पार्ट में कौन सी हमारी बोन होती है 21 का, तो वो होती है दोस्तों हमारी ओएस कैल्सिस, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे आपका ये हो जाएगा ओएस कैल्सिस हो जाएगी, ठीक है। इधर पे लिखते हैं, पहले नंबर पे हो गया ओएस कैल्सिस हो गई। दूसरे नंबर पे जो आपकी आएगी दोस्तों वो आएगी कौन सी, ज़ेफॉइड हड्डी आ गई दूसरे नंबर पे, ठीक है। तीसरे नंबर पे आपकी आएगी हॉइड बोन्स आ जाएंगी, और चौथे नंबर पे आपकी सर्वाइकल कशेरुका या सर्वाइकल वर्टेब्राई आ जाएंगी, और 5वें नंबर पे आपकी स्फेनॉइड हो जाएंगी, ठीक है। तो इसके सराउंडिंग आपका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी ACBDE, ठीक है, ACBDE ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, क्वेश्चन नंबर 22 आपसे कह रहा है तनाव प्रक्रिया का सही चरण खोजें, ठीक है। फाइंड द करेक्ट स्टेजेस ऑफ स्ट्रेस प्रोसेस, जो स्ट्रेस की प्रोसेस होती है, तनाव की प्रक्रिया होती है, उसका सही क्रम क्या होता है, मांग की धारणा, तनाव प्रतिक्रिया, व्यवहारिक परिणाम या फिर पर्यावरणीय मांग। अब इसको सेट करना है हमें, तो सबसे पहले कौन सा सिम्टम आपको दिखाई देगा इसमें, क्वेश्चन नंबर 22 नंबर 1 पे क्या दिखेगा, तो नंबर 1 पे आपका पर्यावरणीय मांग हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नंबर 1 पे पर्यावरणीय मांग, नो, हाँ सही है, पर्यावरणीय मांग हो जाएगा नंबर 1 पे। फिर दूसरे नंबर पे आपका मांग की धारणा हो जाएगी,
तीसरे नंबर पे आपका तनाव की प्रक्रिया हो जाएगी और चौथे नंबर पे आपका व्यवहारिक परिणाम निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, एक सेकेंड, सही है, करेक्ट आंसर आपका DABC होना चाहिए। सही है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, DABC जो यहाँ पर सीक्वेंस बनाया है हमने बिल्कुल सही। पहले पर्यावरणीय मांग होगा, फिर मांग की धारणा, देन फिर तनाव प्रक्रिया और व्यवहारिक परिणाम। ठीक है, एनवायरमेंटल डिमांड, परसेप्शन ऑफ डिमांड, स्ट्रेस रिस्पॉन्स एंड देन बिहेवियरल कंसिक्वेंसेस। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, क्वेश्चन नंबर 23 आपसे क्या कह रहा है, क्लासिकल निर्णय लेने के मॉडल के आधार पर निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, अरेंज द सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल डिसीजन मेकिंग मॉडल। क्लासिकल डिसीजन मेकिंग मॉडल के लिए एक बढ़िया बोला है, क्लासिकल डिसीजन मेकिंग मॉडल मतलब एक बेहतरीन मॉडल का डिसीजन लेने के लिए, जो क्लासिकल डिसीजन होता है उसके लिए क्या क्या चीज़ें आप पहले रखेंगे, फिर उसके बाद अवसर विकल्प उत्पन्न करेंगे, उद्देश्य और मानदंड निर्धारित करेंगे, निर्णय को लागू करेंगे, या फिर सबसे संभावित विकल्प का चयन करेंगे। तो नंबर 1 पे इस पे क्या होगी पोजीशन इसकी दोस्तों, तो नंबर 1 पे आपका आएगा यहाँ पर सबसे पहले तो अवसर की बात होगी। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे आपका आएगा दोस्तों उद्देश्य और मानदंड निर्धारित करेंगे अवसर प्राप्त होने के बाद। तीसरे नंबर पे क्या होगा, विकल्प उत्पन्न करेंगे। ठीक है, चौथे नंबर पे आपका आ जाएगा सबसे संभावित, फिर उन विकल्पों में से सबसे संभावित विकल्प का चयन करेंगे, और पांचवें नंबर पे देन फिर आप निर्णय को लागू कर देंगे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ACBDE। ठीक है, नंबर 1 पे अवसर, दूसरे नंबर पे आप उद्देश्य और मानदंड को निर्धारित करेंगे, तीसरे नंबर पे विकल्प उत्पन्न करेंगे, चौथे पे संभावित विकल्प का चयन करेंगे जो सबसे ज़्यादा उन विकल्पों में से बेहतर होगा, और लास्ट में आप निर्णय को लागू कर देंगे, डिसीजन को इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 आपसे कह रहा है दोस्तों, लयबद्ध आदेश के भागों का सही क्रम ज्ञात कीजिए। फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट्स ऑफ द रिदमिक कमांड। ठीक है, रिदमिक कमांड का सबसे करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, एक्सप्लेनेशन, एग्जीक्यूशन, रिदमिक काउंटिंग, पॉज या फिर हॉल्टिंग। स्पष्टीकरण, निष्पादन, लयबद्ध गिनती, तोड़ना और रुकना, ये 5 ऑप्शन में से सबसे पहले क्या आएगा। एक रिदमिक आदेश का जो भाग होगा सबसे पहले क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 24, तो सबसे पहले आपका आएगा दोस्तों स्पष्टीकरण। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपका आएगा तोड़ना, दूसरे नंबर पे आपका आएगा रिदमिक काउंटिंग। ठीक है, स्पष्टीकरण हो गया, देन फिर एक सेकेंड, रिदमिक काउंटिंग नहीं, पॉज आएगा। ठीक है, आराम से देखते हैं। पहले नंबर पे आपका स्पष्टीकरण आएगा, ये क्लियर है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपका आएगा तोड़ना आएगा, पॉज हो जाएगा। तीसरे नंबर पे देन फिर आपका आ जाएगा यहाँ पर निष्पादन आ जाएगा। ठीक है, चौथे नंबर पे आपका आएगा यहाँ पर लयबद्ध गिनती, और पांचवें नंबर पे आपका आ जाएगा रुकना। ठीक है, ये सीक्वेंस आपका चलेगा, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 का। ठीक है, 24 का ऑप्शन यहाँ पर सी वाला, ADBCE। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 25 आपसे कह रहा है दोस्तों, 25वां क्वेश्चन, गिवन बेलो आर 2 स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पर 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो गए। ऐसे क्वेश्चन भी आपको 1 से 2 से 3 क्वेश्चन आपको अपने पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, कल वाला मॉक टेस्ट और आज वाले मॉक टेस्ट को कंबाइंड कर लेना दोस्तों। ठीक है, आपको एक कंप्लीट पेपर समझ लीजिए मैंने एक करवा दिया इस टाइप से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। ठीक है, 2 स्टेटमेंट्स है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है, शोध से पता चला है कि समर्थक भीड़ चिंता बढ़ाती है। ठीक है, और कलाकारों की प्रेरणा बढ़ाती है। कथन दूसरा क्या कह रहा है, शत्रुतापूर्ण भीड़ चिंता को कम करती है और अक्सर खिलाड़ियों के बीच अत्यधिक आक्रामक व्यवहार को बढ़ाती। बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे दोस्तों क्या होगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 25 का। 25वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे कमेंट करके। क्या दोनों स्टेटमेंट सही हैं या दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, या फिर पहला स्टेटमेंट गलत है और
दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन चारों आपके सामने है कूट में, जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दोस्तों, बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। ठीक है, ऑप्शन बी वाला यहाँ पर चाहिए होगा। क्यों? अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, रिसर्च हैज़ शोन सपोर्टिव क्राउड, ऐसा भीड़ जो सपोर्ट कर रही है हमको। अब जब सपोर्ट कर रही तो वो एनग्जाइटी यानी चिंता को बढ़ाएगी या घटाएगी? ऑब्वियसली घटाएगी ना। अगर एक क्राउड हमारे सपोर्ट में तो हमारी चिंता कम होनी चाहिए। यहाँ पर क्या कह रहा है, इंक्रीज द एनग्जाइटी, तो ये तो यहीं पर गलत हो गया। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, शत्रुतापूर्ण भीड़ या हॉस्टल क्राउड जो है वो एनग्जाइटी को रिड्यूस कर रहा है यानी कम कर रहा है। भाई जो हमारा शत्रु है, जो हमारे विपक्ष में भीड़ है वहाँ पर, वो जब क्राउड करेगा तो हमारी परेशानी को तो बढ़ाने वाला है ना। तो यहाँ तो रिड्यूस करने की बात करो तो ये भी गलत हो गया। यहीं पर क्लियर हो गया, दोनों स्टेटमेंट आपके क्या है, गलत है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 आपसे क्या कह रहा है, सेम स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, पहला स्टेटमेंट आपसे कह रहा है, वसा और तेल ऊर्जा के संक्रेतित, थोड़ा जुकाम हो रखा है, अभी डॉक्टर के पास भी जाना है। ठीक है, वसा और तेल ऊर्जा के संकेंद्रित स्रोत हैं। वसा ऊतक में शरीर की अधिकांश वसा ट्राइग्लिसराइड के रूप में होती है। दूसरा कथन कह रहा है, कार्बोहाइड्रेट वसा के ऑक्सीकरण और संश्लेषण के लिए कुछ गैर आवश्यक अमीनो एसिड भी आवश्यक होते हैं। ये दो आपके यहाँ पर स्टेटमेंट्स है, अब आपको बताना है कौन सा इसमें से सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 ऑप्शंस आपके सामने, जल्दी से बताएंगे दोस्तों कमेंट करके क्या होगा इसका सही जवाब। ए बी सी डी, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, पहला सही दूसरा गलत, या फिर पहला गलत दूसरा सही, क्या होगा सही ऑप्शन? क्वेश्चन नंबर 26 का बताइए। बिल्कुल, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है, वो होगा ऑप्शन ए, बोथ स्टेटमेंट्स फर्स्ट एंड सेकंड ट्रू। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं दोस्तों। क्यों सही? देखो, फैट और सॉइल दोनों ही आपके जो होते हैं ना दोस्तों, वो कंसनट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी ही होते हैं। ठीक है, और ज़्यादातर जो हमारा बॉडी फैट होता है ना, वो हमारे एडिपोज टिश्यू में स्टोर होता है। ठीक है, किस फॉर्म में? ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में। तो क्लियर हो गया यहीं पर आपका ये। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें ना, तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो फैट के ऑक्सीडेशन के लिए एकदम नेसेसरी होता ही है। ठीक है, बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए दोनों सही होंगे। यहाँ पर क्लियर दे रखा है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट इज़ आल्सो एसेंशियल फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स, तो यहीं पर क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट दोनों के दोनों ही आपके करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर वन इज लेबल्ड एज रीजन। एक आपका असर्शन है, दूसरा आपका क्या है, कारण है। ठीक है, एक उसका क्या है, एक असर्शन है, दूसरा उसका कारण है। अब आपको देखना पहला क्या कह रहा है, जो दावा है और कारण। पहला दावा आपसे कह रहा है असर्शन, एक खिंचाव छोटा करने वाले चक्र को प्लायोमेट्रिक मांसपेशी कार्रवाई के रूप में भी जाना जा सकता है। उसका कारण दे रखा है, प्लायोमेट्रिक प्रशिक्षण में संकेंद्रिक मांसपेशी क्रिया से पहले विलक्षण मांसपेशी क्रिया होती है। ऑप्शंस आपके सामने हैं दोस्तों, आराम से पढ़िए क्या होगा इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 27 के, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, क्योंकि आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A, या A is true but R is false, और A is false but R is true। क्या होगा इसका सही आंसर? बिल्कुल, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 का, वो होगा ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। बोथ A and R are true और R is the correct explanation of A। देखो दोस्तों, प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज के अंदर आपकी जो विलक्षण मीन्स क्या हो गया, आपका कंसेंट्रिक मसल एक्शन हो रहा है ना, यानी कि पहले क्या होगी, वो सबसे पहली क्रिया वही होती है, पहले बढ़ेगी उसकी लंबाई, फिर बाद में शॉर्टन होती है, जिससे आपको एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ उत्पन्न करने में मदद करती है। ठीक है, तो पहले यही तो सेकंड में कारण में क्या कह रहा है कि प्लायोमेट्रिक प्रशिक्षण में संकेंद्रिक मांसपेशी क्रिया से पहले विलक्षण मांसपेशी क्रिया होती है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है, एक खिंचाव छोटा करने वाले चक्र को प्लायोमेट्रिक मांसपेशी कार्रवाई के रूप में जाना जा सकता है। फिर वही चीज़ खिंचाव छोटा हो जाएगा। ठीक है, शॉर्टन हो जाएगी वहाँ पर। ठीक है,
तो ये इसका दोनों ही आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आंसर, बोथ ए एंड, मतलब दावा भी सही है और उसका कारण भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 आपसे कह रहा है दोस्तों, पहला और एकमात्र आयोजन सन 776 ईसा पूर्व में पहले ओलंपियाड में हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ही आसान भी है। द फर्स्ट एंड ओनली इवेंट हेल्ड एट द फर्स्ट ओलंपियाड इन 776 BC वॉज, पहले 776 ईस्वी के ओलंपियाड गेम्स में जो पहला इवेंट हुआ था वो इन चारों में से कौन सा था? ठीक है, डियाउलोस था, द स्टेट था, द डेलिकोस था, या फिर द चैरियट रेस थी, डेलिकोस थी, स्टेट थी, या फिर डियाउलोस था या थी। क्या होगा करेक्ट आंसर, जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, द स्टेट। अब देखो दोस्तों 776 ईसा पूर्व में ना जो एंशियंट ओलंपिक होते थे उसमें एकदम रिटन रिकॉर्ड है जिसमें आपका कोरोइबस नाम का एक कुक था वहाँ पर, ठीक है, कोरोइबस नाम का कुक था जिसने वो रेस जीती थी। पहले एक रेस ही होती थी इवेंट पे, उस वक्त एक ही इवेंट होता था ओलंपिक में, ठीक है, एंशियंट ओलंपिक में 776 ईस्वी में, ठीक है, जो कि 192 मीटर की, कितनी 192 मीटर की रेस होती थी हमारी, एक 192 मीटर की रेस होती थी जिसको वो होती थी फूट रेस, ठीक है, फूट रेस होती थी 192 मीटर की जिसको हम स्टेड बोलते थे, ठीक है। स्टेड का जो मतलब होता है ना वो एक प्रकार से ओरिजिन ऑफ द स्टेडियम या स्टेडियम के रूप में भी हम जानते हैं इसको, स्टेड का जो मतलब होता था वहाँ पर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 आपसे कह रहा है दोस्तों, आईओसी के कर्मचारी बोर्ड में शामिल है, ठीक है। द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ द आईओसी कंसिस्ट ऑफ, आईओसी के इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में कौन कौन शामिल होता है? चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं दोस्तों, जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका जो सही जवाब होगा दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आईओसी का अध्यक्ष होगा, 4 उपाध्यक्ष होंगे और 10 अन्य सदस्य होते हैं इसमें, ठीक है। आईओसी प्रेसिडेंट, 4 वाइस प्रेसिडेंट्स एंड 10 अदर मेंबर्स। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ आज का ये आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि मुझको जाना है हॉस्पिटल, तबीयत थोड़ी सही नहीं है सुबह से, इसीलिए आज की वीडियो भी लेट हो जाएगी, ठीक है, आपको मिल जाएगी जल्दी ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, आज का आखिरी सवाल, किस दर्शन शास्त्र को भौतिकवाद भी कहा जाता है? ठीक है, विच फिलॉसफी इज ऑल्सो रेफर्ड एज अ मटेरियलिज्म, मटेरियलिज्म भी कहा जाता है, वो कौन सी फिलॉसफी या दर्शनवाद है? आइडियलिज्म को कहा जाता है, प्रैग्मेटिज्म को, नेचुरलिज्म को, या फिर ह्यूमनिज्म को, ठीक है, प्रकृतिवाद, मानवतावाद, व्यवहारिकतावाद या फिर आदर्शवाद। तो क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएंगे। आज का आखिरी सवाल, हॉस्पिटल भी जाना है दोस्तों, जल्दी से बताओ क्या होगा आज का आखिरी सवाल का जवाब? बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। प्रकृतिवाद यानी कि नेचुरलिज्म को हम क्या बोलते हैं? मटेरियलिज्म भी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के 30 क्वेश्चन। कोई बात नहीं दोस्तों, 20 क्वेश्चन हमारे रह गए, एक्चुअली हॉस्पिटल भी निकलना था, बट ये 20 क्वेश्चन के बराबर ही अभी जो क्वेश्चन कराए ना, इस टाइप के क्वेश्चन समझ लो एक हिसाब से 50 क्वेश्चन ही हमने सॉल्व किए, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पे एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट, और साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और जो भी दोस्त हमारे इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और वीडियोज़ आपसे छूटे ना, ठीक है। तो जैसा कि कल आप लोगों ने प्रॉमिस किया था कि 500 लाइक्स तक पहुंचाएंगे, बट कोई नहीं, 100+ हो गए हैं, पहुंच जाएंगे धीरे धीरे 500 भी, ठीक है। जैसे जैसे लोगों के पास पहुंचेंगी वीडियो, जिनको अच्छी लगेगी वो बिल्कुल लाइक करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।